मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। इंकलाब जिंदाबाद। क्रांति की तलवारें विचारों के शान पर तेज होती हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। साथियों, मैंने अभी एक ऐसा गीत गाया जिसे हमारे देश के 3 फ्रीडम फाइटर्स ने उस समय गाया जब उन्हें फांसी होने जा रही थी। यानी जब वो फांसी पर चढ़ने जा रहे थे तब इस गीत को गाते हुए जा रहे थे। मत वाले, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, चेहरे पे कोई संकोच नहीं। ये पता है कि चंद क्षण बाद हम मर जाएंगे। उसके बावजूद भी वो कह रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। मतलब वो अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार थे। उनमें थे सबसे पहले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ये तीनों लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। 1931 को जब भगत सिंह मात्र 24 साल के थे, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए देश के लिए। दूसरा मैंने इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जो कम्युनिस्ट नेता थे हसरत मोहानी, और उनकी जो है ये कोट्स हैं, उनके विचार हैं इंकलाब जिंदाबाद, जिसको पूरे देश में अगर फेमस किया तो वो भगत सिंह ने किया। और तीसरी बात जो मैंने कही थी कि क्रांति की तलवारें विचारों की शान पर तेज होती हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्रांति की तलवारें गोलियों से तेज होती हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि क्रांति की तलवारें बम से तेज होती हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि क्रांति की तलवारें तोपों से तेज होती हैं। उन्होंने कहा क्रांति की तलवारें विचारों के शान पर तेज होती हैं। तो यहाँ जो बात निकल के आती है कि एक ऐसे व्यक्ति को, जिसे एक हिंसक व्यक्ति दिखाया गया, हिंसा करने वाला व्यक्ति दिखाया गया, वो व्यक्ति ये कह रहा हो कि क्रांति की तलवारें विचारों के शान पर तेज होती हों। यानी कहीं ना कहीं हम भगत सिंह जी के विचारों को समझ नहीं पाए। तो साथियों, मैं आज उन्हीं के विषय में बात रखने जा रहा हूँ। कल 28 सितंबर है और भगत सिंह जी की जयंती है। उनको अपने विचारों से मैं श्रद्धांजलि देने जा रहा हूँ आज। साथियों, 28 सितंबर 1907 को बंग प्रांत, जो कि इस समय पाकिस्तान में है, वहाँ इनका जन्म हुआ। एक अच्छे रेपुटेटेड परिवार में हुआ और बचपन की तमाम उनकी कहानियाँ निकल के आती हैं। लेकिन जो एक कहानी मुझे प्रभावित करती है, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, ये तो बताने वाले जाने। लेकिन कहीं ना कहीं उस बात से भगत सिंह, जैसे कहते हैं पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो अगर उन बातों को माने तो हमें लगता है कि भगत सिंह वाकई में देश के लिए मर मिटने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने अपने उस काम को बखूबी अंजाम दिया। कहता है कि जब उनके पिताजी किसान थे तो खेती में काम कर रहे थे, तो भगत सिंह छोटे थे तो कुछ लकड़ियों को तोड़ तोड़ के घाड़ रहे थे। तो उनके पिताजी ने पूछा कि भगत क्या कर रहे हो तुम? तो बालक भगत ने कहा कि मैं बंदूकें बो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस बंदूकों से जो फल के रूप में गोलियां निकलेंगी उनको कौन खाएगा? बोले उसे अंग्रेज खाएंगे। साथियों, पढ़ने में प्रतिभाशाली भगत सिंह बहुत अच्छी अपनी पढ़ाई करते हैं। जो है इंटेलिजेंट थे, दिमाग बहुत शार्प था और किताबों के पढ़ने के बहुत शौकीन थे। ये कहा जाता है कि जेल में जाने से पहले वो लगभग 250 किताब पढ़ चुके थे और जेल में रहते हुए उन्होंने 300 किताब पढ़ी। गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए
और उन्होंने भी जो भी कुछ उनके पास विदेशी चीज़ें थी वो सब फेंक दी और उन्हें लगा कि अब तो हम आज़ादी पा लेंगे। असहयोग आंदोलन में उन्हें लगा कि हम आज़ादी पा लेंगे। लेकिन जैसे ही 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, इस घटना से उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा कि जब पूरा देश एक होकर गांधी जी के साथ हो गया था, फिर केवल एक घटना को लेके आप पूरे देश की उम्मीदों को कैसे तोड़ सकते हैं। गांधी जी ने 2 वजह बताई असहयोग आंदोलन को वापस लेने की कि मैंने इसका टारगेट 1 साल रखा था, उसको 2 साल हो गई और अब इसमें हिंसा हो गई है, अब ये हिंसक आंदोलन बनता जा रहा है। तो केवल एक घटना से उसको हिंसक आंदोलन सिद्ध कर देना, और दूसरा जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें कोई टारगेट सेट नहीं किया जाता है। जब आपको सपोर्ट मिल रहा हो तो फिर इसमें आगे बढ़ा जाता है। ये उनके विचार थे। वो जो है आपके पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा बनाई गई HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जोड़ते हैं और उन्हें जोड़ते हैं आपके पंडित चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद उनके विचारों से, उनके ज्ञान से बड़े प्रभावित हुए और उनको जोड़ते हैं। हालांकि जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने उनका जब टेस्ट लिया तो उसमें भी वो खरे उतरे, हर तरह से वो खरे उतरे और वो जो है किताबों के पत्रिकाओं में लेख लिखने के बड़े शौकीन थे। अक्सर वो कृति और अर्जुन ऐसे पत्रिकाओं में अपने वीर अर्जुन पत्रिकाओं में अपने लेख लिखा करते थे। 1927 में भगत सिंह ने सांप्रदायिक जो दंगे को ऊपर सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, इसके ऊपर भी एक लेख लिखा 1927 में। जब काकोरी कांड हुआ, काकोरी कांड से दुखी होके उनका एक अपना संगठन भी था, एक पार्टी थी नौजवान भारत, उसी के तहत वो काम करना उन्होंने शुरू किया था देश की आज़ादी के लिए। उनके जो विचार थे वो गरीब लोगों के लिए बड़ा सहानुभूति रखते थे। उनका मानना था कि जो गरीब तबका है उसको हमें ऊपर उठाना है। उनके विचार थे कि हम देश से गोरे मल को उठा के कल्लू मल को ना बैठा दें, यानी कि वो जो चाहते थे कि वो सत्ता जब हस्तांतरित हो तो साम्राज्यवादियों के हाथ में ना हो, समाजवादियों के हाथ में हो। वो पूंजीवाद के घोर विरोधी थे। वो जो है उन्होंने एक और एक लेख लिखा, धर्म के अधिकार और उनके सॉल्यूशन। वो चाहते थे कि जो सत्ता हस्तांतरित हो भारत में, वो धर्म के ऊपर राजनीति ना करे, वो गरीबों के ऊपर राजनीति करे। सत्ताधारियों को धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, उनका ये विचार था। और ऐसे ही विचारों ने उनकी जान ली। अगर उनके विचार ना होते तो हो सकता है कि उन्हें बचाने का प्रयास किया जाता, और उन्हें बचाना कोई बड़ी बात नहीं थी। भगत सिंह जब जेल में थे, और ये सबको पता है कि वो जेल में क्यों गए। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उनसे मना किया कि असेंबली में जो खाली बेंचों बम फेंका जाना है तुम वहाँ मत जाओ, क्योंकि तुम जाओगे तो सैंडर्स मर्डर से केस खुल जाएगा तुम्हारे ऊपर और तुम्हें फांसी दी जा सकती है। लेकिन उनका मानना था कि जो बात हमें रखनी है जनता के सामने और सरकार के सामने, वो केवल मैं रख सकता हूँ। जितने बढ़िया तरीके से मैं रख सकता हूँ और कोई नहीं रखता। ये उनका विश्वास था अपना। इसे अगर हम घमंड कहें तो घमंड नहीं था, ये उनका विश्वास था भगत सिंह जी का। और इसमें वो, क्योंकि उनकी जो छवि थी, सरकार ने भी और यहाँ के नेताओं ने उनकी एक छवि, खलनायक जैसी छवि बना दी थी भगत सिंह जी की। तो अपनी एक तो उस इमेज को तोड़ना था उनको, और दूसरा उनको बताना था कि हमारे देश में ये जो अंग्रेज हैं, जो अधिकारी हैं, वो अत्याचार करते हैं। तो जब उन्होंने उसमें क्या नाम है, कोर्ट में अपनी बात रखी और जब ये पेपर में पब्लिश हुई तो जनता का रुझान भगत सिंह जी और ये इन क्रांतिकारियों की तरफ आ गया।
जिन क्रांतिकारियों को एक खलनायक बना के पेश किया जा रहा था, अब वो नायक बन गए थे। जब ये नायक बन गए तो अब अंग्रेजी सरकार के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी सरदर्द बन गए कि क्योंकि क्रेडिट जो उन्हें मिलना चाहिए था अब ये क्रांतिकारी लेने जा रहे थे। उस जो व्यक्ति ये कह रहा हो कि क्रांति की तलवारें विचारों के पत्थरों पर तेज होती हैं, यानी उनके लिए विचार महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा हमें आज़ादी चाहिए, चाहे वो हिंसा से मिले या अहिंसा से मिले। और यही वजह रही कि जब साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे कांग्रेस एंड कंपनी गांधी जी, तो लाला लाजपत राय के साथ वो उसमें शामिल हुए और लाला लाजपत राय उस लाठीचार्ज में मारे गए। और उन्होंने जो सैंडर्स की, जो अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी, वो लाला लाजपत राय की मृत्यु की वजह से की उन्होंने। उनका मानना था कि हम जब तक इनको जवाब नहीं देंगे हमारे ऊपर शोषण होता रहेगा। वो जातिवाद के भी जातिवाद और धर्मवाद के भी प्रबल विरोधी थे। उन्होंने कहा कि ये जो देश है हमारा वो धर्मनिरपेक्ष देश है और ऐसा ही देश बना रहना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष देश ही बना रहना चाहिए। और वो जो सरकारें आएँ उन्हें धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, धर्म के ऊपर लोगों का जज नहीं करना चाहिए, उन्हें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। ऐसे उनके विचार थे। तो इन विचारों की वजह से ही भगत सिंह महान हुए। जैसा कि मैंने बताया कि अपने जो है जेल में जाने से पहले वो 250 किताब पढ़ चुके थे, जेल में जाने के बाद उन्होंने 300 किताब पढ़ी। और ये बताया जाता है कि जिस दिन उनको फांसी देनी थी उस दिन भी एक नई भाषा सीख रहे थे। तो जेलर ने कहा कि भाई अब ये बताओ कि तुम तो मरने जा रहे हो, तो अब तुम इस भाषा को सीख के क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि जब तक जीना है तब तक सीखना है। ये उनके विचार थे, मेरे इस विद्यालय में लिखे हुए हैं, जब तक जीना है तब तक सीखना है। ये भगत सिंह जी के विचार थे। तो इंसान को अभी मैं बात करूं सीखने की, पढ़ने की, तो लोग केवल इतना ही पढ़ते हैं कि उनकी नौकरी लग जाए, उनका व्यवसाय सेट हो जाए, बस उतना पढ़ते हैं, उसके बाद वो पढ़ाई नहीं करते हो। लेकिन 2 व्यक्तियों को मैं जानता हूं उस समय जो कि अपने अंतिम समय तक, यानी टिल टू डेथ, वो पढ़ते रहे और लिखते रहे। उन्होंने जेल में भी 2 किताबें लिखी, एक लिखी मैं नास्तिक क्यों हूं और एक जेल डायरी। मैं नास्तिक क्यों हूं में उन्होंने इसलिए लिखी कि एक बार उनके एक शिक्षक से किसी ने कहा कि भगत सिंह तो जो है ईश्वर का विरोधी है, वो तो भगवान को मानता ही नहीं है। तो उनके शिक्षक ने कहा कि वो ज़्यादा चर्चित हो गया है, उसका नाम हो गया है, इसलिए वो भगवान को नहीं मानता है, रब को नहीं मानता है। तो उन्होंने ये किताब लिखी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। उन्होंने ये बताया कि अगर देश में वाकई में ईश्वर होता तो जो गरीबों के साथ व्यवहार हो रहा है वो ऐसा व्यवहार नहीं होता। अगर वाकई में ईश्वर होता तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो नरसंहार होता है, बलात्कार होता है, वो ईश्वर वहाँ जो है उसको रोकता। ये उन्होंने लिखा अपनी किताब में। उन्होंने बताया कि मेरे नास्तिक होने के प्रमाण ये हैं, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ। धर्म आस्था का विषय हो सकता है, राजनीति का विषय धर्म नहीं होना चाहिए। वो जो है लेनिन और कार्ल मार्क्स के प्रबल समर्थक थे। जब वो जेल में थे तो उन्हें ये समझ में आया कि डॉक्टर अम्बेडकर का रास्ता बहुत अच्छा रास्ता है। और ये कहा जाता है कि उनकी जेल डायरी में ये मेंशन, हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है, मैं जेल डायरी पढ़ना चाह रहा हूँ कि अगर उसमें ये मेंशन है भगत सिंह के विचार। हालांकि वो अब चले गए दुनिया से। और जो है उनका ये मानना था कि जो पुनर्जन्म है वो इसमें विश्वास नहीं करते थे। पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक, हेवन हेवल्स, इनमें वो विश्वास ही नहीं करते थे, सिरे से खारिज कर रहे थे इन सब चीज़ों को। तो ऐसे महान व्यक्ति को बचाने का प्रयास न करना ये अपने आप में बड़ी अतिशयोक्ति है। हालांकि कई गरम दल के नेताओं ने इस बात को रखा अंग्रेज अधिकारियों के सामने कि भाई ये भगत सिंह को कैसे बचा सकता है। तो उन्होंने बताया भी, जैसा कि मैंने इतिहास में पढ़ा है, जो मेन इतिहास है उसमें तो पता नहीं क्या लिखते हैं, लेकिन जो इतिहास बुद्ध जीवन निकाला उसमें बताया गया कि अगर गांधी जी उस जो उनके बीच इरविन और गांधी जी के स्पीच और उस समय के
गवर्नर के बीच जो समझौता हुआ था इरविन जी के बीच, इरविन असहयोग आंदोलन की सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से जो उनके बीच पैक्ट हुआ था, अगर उसमें ये शर्त डाल दी जाती है भगत सिंह की रिहाई तो शायद उनको रिहाई मिल सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि गांधी जी ने सिरे से कहा कि मैं एक हिंसक व्यक्ति को बचाने का कोई प्रयास नहीं करूंगा। लेकिन गांधी जी के मरने से पहले चंद्रशेखर का मरना ये अपने आप में बहुत बड़ी अचंभित बात है। गांधी जिस समय भगत सिंह को बचाने का जो सबसे बड़ा प्रयास कर रहे थे, क्योंकि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड के बाद फांसी पे जा चुके थे और उनको बचाने का प्रयास केवल और केवल कर रहे थे वो चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन उनकी फांसी से पहले उनकी हत्या अल्फ्रेड नोबेल पार्क के इलाहाबाद में होना, ये अपने उसमें बड़ी अचंभित बात है। भगत सिंह अपने एक लेख में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की तुलना करते हैं तो उन्हें जवाहरलाल नेहरू के विचार बहुत अच्छे लगते हैं, हालांकि दोनों ही सेम कंडीशन में थे, उस समय उभरते हुए नेता थे दोनों, सुभाष चंद्र बोस और क्या नाम है जवाहरलाल नेहरू। लेकिन ये कहा जाता है कि गांधी जी को अगर बचाने का, जैसे कि आरोप लगता है बाबा साहब के ऊपर कि डॉक्टर अम्बेडकर उनका केस नहीं लड़ा, तो उस समय के जो बड़े कहते सम्मानित व्यक्तियों में आते थे भगत सिंह जी का परिवार, और बाबा साहब को जो कि कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं देते थे, लोग अछूत समझते थे बाबा साहब को, उस समय उन्हें केस लड़ने देते, और उस समय के टॉप वकील उनका केस लड़ रहे थे। उनके ऊपर जब सैंडर्स मदर्स केस खुला गया तो उसमें जो इनके खिलाफ गवाही देने वालों में फणींद्रनाथ घोष, जय गोपाल, हंसराज बोहरा, शोभा सिंह और सर सादी लाल ने तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये लोग कौन थे? क्या ये लोग भारतीय नहीं थे? भारत के लोग होके इन्होंने भगत सिंह जी के खिलाफ जो गवाही दी, ये अपने आप में अचंभित बात है, अपने आप में बड़ी बात जो है कि भारत के लोगों ने ही हमारे इन लोगों को जो है मरवाया। कौन थे ये? आप ढूंढिएगा इन लोगों को, कौन सी जाति के ये थे ये लोग। जो आरोप डॉक्टर अम्बेडकर लगता है कि बाबा साहब ने उनको बचाने का प्रयास नहीं किया, तो मैं जो कहना चाह रहा था कि जेल डायरी में लिखा है कि अगर मैं जेल से बच गया तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर के साथ अपना काम आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर कई बातें इस समानता में निकल के आती हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर और भगत सिंह को समान सिद्ध करती हैं। जैसे कि पढ़ना उनको बहुत अच्छा लगता था, बाबा साहब को भी अपने अंतिम समय तक पढ़ते रहे, भगत सिंह जी अपने अंतिम समय तक पढ़ते रहे। भगत सिंह जी भी मजदूरों की बात, गरीबों की बात करते थे, और बाबा साहब ने तो अपना जो है मजदूरों का एक संगठन बनाया था राष्ट्रीय लेवल का, और उसमें के तहत काम भी किया था, चुनाव भी लड़ा था और अच्छे पैमाने पर जीत हासिल की थी बाबा साहब ने। तो ऐसी कई समस्या, धर्मनिरपेक्षता बाबा साहब भी मानते थे, उन्होंने कहा सभी धर्मों का आदर यहाँ भारत में होना चाहिए, ऐसा भगत सिंह जी मानते थे। तो कई बातों में बाबा साहब और भगत सिंह जी की समानता निकल के आती है। तो मैं जो आज ये बात रखने आया था, मैं उन बातों रखने आया था जिन्हें लोग जानते ही नहीं भगत सिंह जी के बारे में, केवल उनको एक हिंसक व्यक्ति के रूप में केवल चर्चित किया गया है, और जो सम्मान भगत सिंह जी को मिलना चाहिए भारत में वो मिलता ही नहीं है। जैसे उनकी जयंती को मनाने का कोई आदेश सरकार नहीं देती है। महात्मा गांधी जी जो थे वो मैट्रिक LLB थे, तमाम ऐसी भारत में उनके ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जो भगत सिंह जी ने महात्मा गांधी जी ने अपने समय में नहीं किया हो बचपन में, लेकिन भगत सिंह के जीवन में कोई ऐसा काम निकल के नहीं आता जो उन्होंने गलत किया हो बचपन में भी। महात्मा गांधी जी का नाम चमका जब वो वहाँ से क्या नाम है आपके साउथ अफ्रीका में उनका नाम चमका जो उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन भगत सिंह जी शुरू से ही भारत में देश के लिए आंदोलन करते रहे। तो ऐसे महान क्रांतिकारी, देशभक्त, फ्रीडम फाइटर को मैं आज अपनी वाणी से मैंने श्रद्धांजलि दी। और आपके जो है 23 मार्च 1931 को उनको अंग्रेज़ी सरकार ने फांसी दे दी। हालांकि उनकी जो तिथि थी 24 मार्च 1931 थी, लेकिन एक दिन पहले उनको इसलिए फांसी दी गई कि कहीं लोग विद्रोह न कर जाएं और फांसी देने में अड़चन नहीं आए। ऐसा भी कहा जाता है कि कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था जो है, तो वो अधिवेशन में कोई अड़चन नहीं चाहते थे, इसलिए भी उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार से कहा कि इनकी फांसी एक दिन पहले ही दी जाए। यानी कि अधिवेशन नहीं रोका जा सकता था,
फांसी दी जा सकती थी एक अपने ही भारतीय नौजवान को। 24 साल की उम्र क्या होती है, लोग जानते नहीं हैं, बच्चे समझदार नहीं होते हैं। और उस समय एक व्यक्ति, तीन व्यक्ति हंसते हुए फांसी पर चढ़ रहे हैं। उन्होंने जेल में रह के कैदियों के लिए भी आंदोलन किया। उनको अच्छा भोजन नहीं दी सरकार, तो उन्होंने 30 दिनों तक आंदोलन किया, भूख हड़ताल की। वहाँ पर अंग्रेजी सरकार ने उनको जबरदस्ती जो है भोजन देने का प्रयास किया, जबरदस्ती उनके मुंह में दूध ठूंसने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने दूध नहीं पिया। उन्होंने उस अपनी भूख हड़ताल को तोड़ा नहीं, और अंग्रेजी सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा, और वहाँ पर जो है कैदियों के लिए अच्छा भोजन दिया जाने लगा। तो जेल में भी रह के उन्हें अपने फांसी की, अपने उसकी मौत की चिंता नहीं थी, वहाँ भी वो उन कैदियों की चिंता कर रहे थे। ऐसे महान क्रांतिकारी को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बातों को यहाँ विराम दूंगा। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि जो जानकारियाँ मैंने दी हैं क्या वाकई में वो अच्छी हैं या नहीं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।